नमस्कार, देश की बात में आपका बेहद स्वागत है। आप देख रहे हैं देश की बात मेरे साथ, और देश की बात में आज बहुत कुछ है और जाहिर सी बात है कि इसकी शुरुआत हम राजनीतिक उथल पुथल का जो आज ये दिन रहा है उसी से करेंगे, जहां यूपी चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विवादित बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया। वहीं यूपी के गाजियाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल्याण प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। आपको बताएंगे कि मोदी ने ऐसा क्यों किया और क्या वाकई कल्याण, बीजेपी का कल्याण उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मोदी अपने चुनावी भाषणों में दूसरे नेताओं पर निजी और व्यक्तिगत हमले क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो लोकसभा या राज्यसभा में बोल रहे हैं तब भी काफी व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस बदली हुई भाषा का विश्लेषण आपके सामने हम रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया और इस निशाने में ज्यादातर जो टिप्पणियां थीं वो काफी व्यक्तिगत थीं। दूसरी ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और दूसरे दिग्गजों ने भी यूपी में अपना चुनाव अभियान जारी रखा है और वहां पर तरह तरह के आपको चुनावी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं चुनावी नज़ारों पर हमारी नज़र होगी और आपके लिए हम लेकर आएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं को रिझाने की पूरी कोशिश की गई है। क्या कुछ वादा किया है कांग्रेस ने, ये हम बताएंगे। बहुत नज़दीकी से हम नज़र बनाए हुए हैं तमिलनाडु के राजनीतिक संकट पर भी, और अब क्या स्थिति बन रही है, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगने के रास्ते खुल जाएंगे, और राजनीतिक संकट जो है तमिलनाडु का वो खत्म होने का क्यों नहीं नाम ले रहा है और क्या उपाय है इसके लिए, ये सभी कुछ आपके सामने रखेंगे। अदालती दुनिया में आज एक ऐतिहासिक सुनवाई का दिन था। ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसके खिलाफ जारी किया है अवमानना नोटिस, और भारत के आजाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और क्यों ऐसा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे आपको कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत कैसे मिली है। और बात देश की बात में इतिहास की भी होगी, साहित्य की भी होगी। आज सबसे खूबसूरत आवाज़ गज़लों की दुनिया के जगजीत सिंह थे और उन्हीं का जन्मदिन है, तो उन्हें भी ज़रूर याद करेंगे। और उनके हमसाया कहें या सबसे ज़्यादा गज़लें यदि जगजीत सिंह ने किसी की गाई हैं तो वो है निदा फाजली की। तो निदा फाजली की आज पुण्यतिथि है, तो निदा और जगजीत दोनों को हम आज याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के गाजियाबाद में रैली की और हमेशा की ही तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से विकास का वनवास हो गया है, जिसे बीजेपी ही लौटा कर ला सकती है। मोदी के भाषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विकास मॉडल मोदी का विकास मॉडल नहीं होगा, बल्कि वो कल्याण सिंह के मॉडल पर काम करेगी। अभी तक खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने वाले मोदी का कल्याण प्रेम सहज नहीं है। मोदी के कल्याण प्रेम पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन यदि आप गौर से मोदी के चुनावी भाषणों को सुने, देखें और समझें तो आप देखेंगे कि 2014 के बनिस्पत अब प्रधानमंत्री मोदी अन्य नेताओं पर ज्यादा निजी और व्यक्तिगत हमले करते हैं, और शायद यही वजह है कि मोदी की भाषा भी बार बार सवालों के घेरे में आ रही है। और आज की जो रैली थी उसमें भी उनकी भाषण शैली कुछ इसी अंदाज की रही, कुछ पुराने अंदाज से अलग नहीं रही। और तलब है कि 11 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होना है। पश्चिम यूपी के 15 जिलों के 73 सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी बोल रहे हैं बड़े मोल तोल कर बोल रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन कुल मिलाकर यदि हम विश्लेषकों की राय माने और देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की बदली हुई भाषा कहीं न कहीं उनकी अंदर की परेशानी को झलका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद की रैली में सपा सरकार पर सीधा हमला बोला तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का चुनाव है।
समाजवादी पार्टी को अपने 5 साल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिना उत्तर दिए अखिलेश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में सत्तासीन समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया। हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसपी और सपा के शासनकाल को भ्रष्टाचार का चरम बताया, तो सपा कांग्रेस गठबंधन को डूबती हुई नैया। सपा हो या बसपा और कांग्रेस ने तो पूरे देश को डुबाया भाइयों, पूरे देश को डुबाया और वो भी डूब गए। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं, वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? डूबती नाव में कोई पैर रखता है क्या? उनको वो भी पसंद आ गई, कहीं बच जाए, लेकिन मेहरबान आपने 5 साल ऐसा कारोबार किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बचने नहीं देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव 14 साल के यूपी के विकास के वनवास को खत्म करने को लेकर है। अगर सरकार के इरादे नेक हो तो विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बारी बारी से चुनाव का मौसम ही कुछ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ बातें होती हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। बस लक्ष्य ये होता है कि किसी भी हाल में विपक्षी पर हमला किया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को समझते हैं, शायद इसीलिए वो हमलावर ही नजर आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा बनाकर चल रही है, इसलिए वो और ज्यादा दबाव में है। लेकिन बनते बिगड़ते समीकरणों और नोटबंदी के असर से मोदी बेअसर नहीं है, जैसा कि उनकी रैली में उनके भाषणों से साफ स्पष्ट होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ स्पष्ट होता है। सो हर प्रदेश में वो एक नए फॉर्मूले के साथ जाना चाहते हैं। पंजाब में बादल फॉर्मूले को कायम रखते हुए वोट मांगते वो दिखे और इस उत्साह में पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कह गए, जिसकी वास्तविकता अपने आप में संदेहास्पद है। और अब उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं दे भूले बिसरे पिटारे से एक फॉर्मूला लेकर सामने आए हैं। स्कैम के कोड को डिकोड करने के लिए उन्हें कल्याण सिंह का राज याद आया है और अपनी सभी रैलियों में कल्याण सिंह के कार्यकाल को ही सुशासन के तौर पर वो परोस रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कल्याण का फॉर्मूला बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कल्याण कर पाएगा? इसको लेकर जाहिर सी बात है कि सबके दिलो दिमाग में कई सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बात यूं ही नहीं कह देते, चाहे वो हास परिहास कर रहे हों या गंभीर बात। यूपी के चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के कामकाज पर ही जीतने की आस है। पार्टी ने सीएम पद का कोई चेहरा भी घोषित नहीं किया, बल्कि मोदी जी के काम पर ही वोट मांगने का निर्देश दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही किसी और पूर्व मुख्यमंत्री को आदर्श के तौर पर पेश कर रहे हो तो हैरानी होना लाजमी है। जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए। यूपी को प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो अपने कामकाज और अपनी साख का हवाला देकर प्रदेश में सुशासन का भरोसा और वादा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का खुद कल्याण सिंह के शासन को सही ठहराना तो कतई गले नहीं उतरता। लेकिन पीएम मोदी ने पंजाब के चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई। वहां मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की शान में कसीदे पढ़े। पंजाब की जनता है
उनकी समझदारी को कम मत आंकिए। 5 साल पहले जैसे चौंकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में जाहिर है कि यूपी चुनाव में कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल पिछड़ों और राम भक्त वोटों को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता कल्याण सिंह के शासन को सुशासन नहीं मानती। सब जानते हैं कि जिस बनारस से मोदी लोकसभा पहुंचे हैं, उसी बनारस की गलियां उसी दौरान सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबे की गवाह बनी थी। प्रदेश भर में सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी भाईचारे की जगह दहशत का माहौल बन गया था। माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मशहूर कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में माफिया ही मंत्री बना दिए गए। इसी दौर में ही शासन और पार्टी में बाहुबलियों का दबदबा कायम हुआ था। उन्हीं के कार्यकाल में अंतपुर से सरकार चलाई जाती थी। कल्याण सिंह का पुत्र मोह भी किसी से छिपा नहीं। राजवीर के लिए कल्याण सिंह ने बीजेपी तक छोड़ दी और तो और नरेंद्र मोदी को ही अपने बेटे बेटी नाती रिश्तेदारों के खिलाफ टिकट ना मांगने की नसीहत वापस लेनी पड़ी। सबसे बड़ी बात, बिहार चुनाव के दौरान मोदी जोरदार तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे। उन मोदी को पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की छवि या यूपी में कल्याण सिंह के नाम का वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? चुनाव में पार्टी की हालत देखकर प्रदेश के नेता मोदी नाम जपने में जुटे हैं, तो मोदी को कल्याण सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी का प्रदेश में कल्याण हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ये वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने बीजेपी से अलग होकर अपनी अलग जनक्रांति पार्टी बनाई, बाद में इससे बीजेपी में मिलाया और पुत्रमोह इतना था कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी हाथ मिलाया था ताकि किसी भी हाल में उनके बेटे को सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। और कुल मिलाकर यदि कल्याण सिंह का कार्यकाल देखें तो ज़बरदस्त रूप से उनका कार्यकाल भी विवादास्पद रहा। सबसे बड़ा मंत्रिमंडल उन्होंने ही बनाया था और साथ ही उत्तर प्रदेश में कहा यह जाता है कि बाहुबलियों को राजनीति में प्रवेश करवाने की जिम्मेदारी भी कल्याण सिंह की ही रही थी। हालांकि कल्याण सिंह इस वक्त राजस्थान के राज्यपाल हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं और ये माना जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश के चुनावी गहमा गहमी में कल्याण सिंह को भी लाया जाए, लेकिन कल्याण सिंह चूंकि संवैधानिक पद पर हैं तो इसलिए वो इस तरह से शिरकत नहीं कर सकते हैं। तो वो नहीं सही, उनका नाम सही। ये वही कल्याण सिंह है जिन्होंने कभी अटल जी की खूब आलोचना की थी, बीजेपी पार्टी को जमकर उसे कोसा था और दुखी होकर पार्टी छोड़ गए थे। लेकिन इस वक्त जहां चुनाव है वहां लोध वोट का भी अपना एक खास समीकरण है। आने वाले समय में ये समीकरण और भी हावी हो सकता है। इसके मद्देनज़र और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ वहाँ अल्पसंख्यकों की भूमिका बेहद अहम है। और कल्याण सिंह ने खुलकर कहा था कि बाबरी मस्जिद ढहाने की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं और उन्हें बाबरी मस्जिद को गिराने का एक नायक के तौर पर स्थापित करने की कुछ हिंदुवादी संगठनों ने कोशिश की थी। ऐसे में कल्याण सिंह का नाम लेना क्या महज संयोग है या एक सोची समझी रणनीति, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन यूपी में रैलियों की यदि हम बात करें तो रैलियों का रेला लगा रहा। अगर पीएम मोदी गाजियाबाद में जनता के बीच नजर आए तो दूसरे सियासी दलों के स्टार प्रचारकों ने भी घूम घूम कर लोगों से वोट मांगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीएसपी प्रमुख मायावती और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने अपने चुनावी अभियान को धार दी। यूपी में जैसे जैसे पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, सियासी दलों के प्रचार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। पश्चिम यूपी में नेताओं का जमावड़ा लगा है। एक के बाद एक नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हाथरस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ पे किसान खूब पसीना लेकर काम करता है। चिप्स का पैकेट कितने का आता है? 10 रुपए का आता है। 10 रुपए का आता है। उसमें चिप्स कितने होते हैं? उसमें आधा आलू होता है। यहां किसान को कितना पैसा मिलता है आलू के लिए? 2 रुपए किलो। तो ये जो पैसा है जो किसान के जेब में आना चाहिए, जो युवा के जेब में
में जाना चाहिए, ये उन्हीं 50 परिवारों के पास जाता है। आरएलडी वाले अगर जीतते हैं तो चुनाव के बाद किसके पास जाएंगे? जरा जोर से बोलो भैया। जाएंगे कांग्रेस और सपा के पास। आप सपा और कांग्रेस को हटाना चाहते हो तो आरएलडी नहीं हटा सकती। सपा और कांग्रेस को हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी और बहन प्रीति चौधरी हटा सकता है। और बदायूं और शाहजहांपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती विरोधियों पर निशाना साधती नजर आईं। मायावती का हमला ज्यादातर अखिलेश सरकार के कामकाज पर केंद्रित रहा। उन्होंने सपा सरकार की तुलना जंगल राज से की। सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे, तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही। वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। यूपी के चुनावी रण में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नजर आए। बिजनौर की चुनावी रैली में उन्होंने मायावती पर हमला किया। जहाँ तक सवाल बहुजन समाज पार्टी का है, आपने उनका भाषण सुना होगा, उनके नेता का। अब वो कह रही है कि अब हम स्मारक नहीं बनाएंगे, मूर्ति नहीं लगाएंगे, अब हम विकास करेंगे। हम तो पूछना चाहते हैं कि कोई बड़ा विकास किया हो तो बता दो। उन्होंने एक ही काम किया विकास का, लखनऊ और नोएडा में हाथी लगा दिए पत्थर के, और 9 साल से मैं उन हाथियों को देख रहा हूँ। जो खड़े हाथी हैं वो अभी भी खड़े हैं, बैठे वाले अभी भी बैठे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने आगरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने आगरा में रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगा। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। लिहाजा सभी दलों ने यूपी के इस हिस्से में पूरी ताकत लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीआई। और दिलचस्प बात यह भी रही कि बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को सिकंदराबाद में अपने दामाद राहुल यादव के लिए जनसभा को संबोधित किया। राहुल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब भारत जलाऊ पार्टी है। लालू यादव ने मोदी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से करते हुए कहा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुना गया वही भारत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप जैसे हैं। लालू ने बीजेपी की नोटबंदी पर भी जबरदस्त वार किया। उधर लखनऊ में आज कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिहाज से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने इसको जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा मिलकर काम करेंगे। जो वातावरण ध्रुवीकरण और तंग मर्जी का बना है उसके खिलाफ वो लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जहां महिलाओं के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक शादी के समय देने का वादा किया गया है, तो वहीं सरकार बनने पर महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण का भी वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों का बिजली बिल आधा करने का वादा किया। हमारा वादा है इस घोषणा पत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता से, जो हमने संकल्प लिया है कि हम एक ऐसी सरकार देंगे जो संवेदनशील होगी, जिसमें पारदर्शिता होगी, जो ईमानदार होगी, जो जवाबदेह होगी लोगों के सामने। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को मुफ्त साइकिल देने का वादा किया है। साथ ही शुगर मिलों की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया है। जो समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आई हैं, उनको सामने रखते हुए और देश की राजनीति का आज जो माहौल है, उत्तर प्रदेश उस पर बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। उन सबको रखते हुए उत्तर प्रदेश के जनता के समक्ष कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल पर काम करने का वादा किया। साथ ही राज्य को सांप्रदायिक और बांटने वाली ताकतों से रक्षा करने का वचन भी दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार रही शीला दीक्षित भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीआई। तो आप देख रहे देश की बात। आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्यों नोटबंदी के 90 दिन बाद भी आरबीआई नहीं बता पा रही है कि कितना पैसा
जमा हुआ। ये आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं चुनाव की और चुनावी गहमागहमी की, कुछ बातों की, कुछ बयानों की। बयान एक और आया है और ये बयान आया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। लेकिन क्या ये महज संयोग है या कोई खास रणनीति की जब जब चुनाव आते हैं तब तब संघ के बड़े नेता कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे सियासी आग लगने लगे? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा, खासकर जब आपको बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख द्वारा उठाए गए आरक्षण के मुद्दे की याद आती होगी और फिर 2017 की ठंडी जनवरी को गर्म कर देने वाला संघ नेता मनमोहन का आरक्षण खत्म कर देने वाला बयान, अचानक मंदिर के मुद्दे पर विनय कटियार का मुखर हो जाना और अब इसी कड़ी में यूपी चुनाव के आते ही एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सर संघचालक ने हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हर भारतीय हिंदू है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम इबादत से मुसलमान होंगे लेकिन आदत से तो वो हिंदू ही हैं और उनकी राष्ट्रीयता हिंदू है। अब ऐसे बयान महज संयोग ही तो नहीं हो सकते। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को प्रथम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ये वो चरण है जहां कई मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं और शायद इसी के मद्देनजर पहले बैतूल हिंदू सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सर संचालक ने कहा कि मुस्लिम इबादत से तो मुसलमान होंगे लेकिन आदत से वे भी हिंदू ही हैं। वो सारे के सारे हिंदू है, पूजा किसी भगवान की करे या न करे, क्या आश्चर्य है? अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इंग्लैंड में इंग्लिश, अमेरिका में अमेरिकन और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं। देवी देवता अलग अलग हैं तो क्या हुआ? हमारे यहाँ कलाकार के कृष्ण, पहलवान के हनुमान और वनों में रहने वालों के देवता भगवान बड़ा देव है। सम्मेलन में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इबादत भले ही खुदा की करें मगर आरती करने में क्या हर्ज है? भारतीय मुस्लिम भारत माता की आरती करें तो क्या हर्ज है? हिंदू सम्मेलन के बारे में बताते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया दुष्टों से भरी हुई है, इसीलिए हमें संगठित होना होगा। पूरी ताकतें हिंदुओं को तोड़ रही है, हम सभी को एक होना है, इसीलिए हिंदू सम्मेलन जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए उन्होंने कहा, अगर भारत का भला बुरा हुआ तो केवल हिंदू से ही पूछा जाएगा। अगर हम संगठित नहीं हुए तो दुष्ट हम पर अत्याचार करेंगे। हमें एक होकर सबकी सेवा करनी होगी। लोग जात पात का डंका बजाते हैं और आपस में ही झगड़ा करते हैं। दुनिया की अपेक्षा है कि भारत आगे बढ़े। साथ ही इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर घर में भारत माता का पूजन हो, महापुरुषों की वीर गाथाएं सुनाई जाएं, आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण करें, देश का सम्मान बनाए रखने के लिए सजग रहें। देश की भाषा अनेक है लेकिन सबके हृदय में एक ही भाषा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों के 73 सीट पर वोट डाले जाने हैं और इसके लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को सौंपा है, जो जनता के बीच पहुंचकर इस इलाके को कश्मीर बनने से रोकने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में भागवत के बयान के कई मायने निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जाहिर सी बात है कि इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी थी, खासकर विपक्षी दलों की। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है और कांग्रेस ने क्या कहा है इस बयान के बारे में देखिए। 20 साल से पूरा उत्तर प्रदेश यही देख रहा है, जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर उनको याद आते हैं, ट्रिपल तलाक इनको याद आता है, इनको हिंदू याद आता है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सारे शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते हैं। दुर्भाग्य है कि यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रह गया है इस चुनाव में, क्योंकि जो वादे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया था लोकसभा के चुनाव में, वो सब जुमले बन के रह गए। चुनावी गहमागहमी से बढ़ते हैं अब संसद की गहमागहमी की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भी हिस्सा लिया। नोटबंदी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए भी नहीं है। पीएम ने कांग्रेस के घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इतने घोटालों में भी मनमोहन बेदाग रहे, रेनकोट पहनकर नहाना वे ही जानते हैं। मोदी के इस टिप्पणी के बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ और कांग्रेस ने
वॉकआउट कर दिया। इस बीच कल जब भगवंत मान पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था और एक टिप्पणी की थी, उसको लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भगवंत मान लेकर आए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। मोदी ने कहा कि देश में आई एक बुराई से इनकार नहीं किया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था में, समाज में इस बुराई ने जड़ें जमा ली है और इसलिए भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ लड़ाई कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मोदी ने कहा, समानांतर अर्थव्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीना जाता है और उसका शोषण होता है। प्रयास पहले भी हुए होंगे, लेकिन अब हमें इस समस्या से निपटना होगा। हम इससे भाग नहीं सकते। मोदी ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद, नक्सलवाद में कमी आई है। देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप, कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी वांचू कमेटी ने नोटबंदी की आर्थिक जरूरतों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव चौहान उससे सहमत भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो राजनीति में हैं और उन्हें चुनाव लड़ने होते हैं। मोदी ने सीपीएम के वरिष्ठ नेता ज्योतिर्मय बसु का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 1972 में वांचू कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखने की मांग की थी, लेकिन इंदिरा सरकार जब नहीं मानी तो वे खुद इस रिपोर्ट की कॉपी ले आए और फिर इंदिरा सरकार को काले धन पर बनने वाली सरकार बताया। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा, 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने आजादी के बाद आधे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को देखा हो। कितने घोटाले की बातें आई, लेकिन मनमोहन सिंह पर दाग तक नहीं लगा। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि खासकर राजनेताओं के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखने के लिए है। इतने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मोदी के इतना कहते ही राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद वेल तक पहुंच गए। सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी को कहना पड़ा कि अपनी जगह पर लौट जाएं। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी को हिटलर, मुसोलिनी तक कहा गया। तब ये विपक्ष कहाँ था? रविशंकर प्रसाद ने भी वेंकैया नायडू का समर्थन किया, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। वैसे मोदी जानते हैं कि सरकार की राज्यसभा में संख्या कम है। ऐसे में ज्योतिर्मय बसु का उल्लेख कर उन्होंने वामपंथियों के समर्थन की उम्मीद जताई, लेकिन सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि वामपंथियों का विरोध तरीके से है, विचार से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री जब संसद में बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और जो मुद्दे वो उठाते हैं वो पूरे देश के संदर्भ में होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया। लेकिन तब उनकी जो भाषा है उसके स्तर को लेकर सवाल उठ गए जब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निजी टिप्पणी करने लगे। और आज ही नहीं, यदि कल भी ये देखें आप तो जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी और भगवंत मान को निशाने पर लिया और बेहद व्यक्तिगत टिप्पणी कर गए कि माँ और धरती माँ दोनों ही परेशान हैं और भूकंप आ गया, इसको लेकर भी जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये चुटीली शैली कम और उनकी भाषा पर शक और साथ ही अफसोस ज़्यादा जगाता है।
चुनावी रैलियों की यदि हम बात करें तो मुद्दों पर बात करने के बजाय निजी हमले करने से नेता कोई ऐसा शायद ही हो जो बाज आता रहा हो। उम्मीदवारों और प्रचारकों की बात अलग है। खुद प्रधानमंत्री की भाषा, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, कई बार लोगों को ठेस पहुंचा रही है। हंसमुख स्वभाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसी हंसी में हंसी उड़ा देते हैं, लेकिन अक्सर चुभने वाली बात कह डालते हैं। जब देश की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता खुद प्रधानमंत्री ऐसा करते हों तो ये बात उनको भी चुभ जाती है जो पीएम के पेश किए तथ्यों का समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की राजनीति का स्तर वाकई इतना गिर गया है कि ऐसे आरोपों के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है, अपनी बात रखना मुश्किल हो गया है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव राजनीति के बदलते मुहावरे के लिहाज से काफी अहम है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव राजनीति की भाषा में देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री की भाषा पर लग रहे हैं। पीएम मोदी एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी तल्ख जुबान की वजह से लोगों को उनके राजनीतिक विरोधियों से हमदर्दी पैदा हो रही है। गाजियाबाद की रैली में भी पीएम ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव पर निजी तौर पर हमला किया। उन्होंने सपा की पारिवारिक कलह के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा। आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। मुलायम सिंह के आदर की बात कहकर सहानुभूति बटोरने की पीएम मोदी की कोशिश को सब समझ रहे हैं, लेकिन अखिलेश पर इस तरह के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने भूकंप और स्कैम से जोड़कर राहुल गांधी की संसद में खिल्ली उड़ाई थी। यही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा का उसी भाषा में जवाब देना भी किसी को रास नहीं आया। मोदी ने अपराध के मामले में यूपी सरकार पर तीखे हमले किए, जिस पर सपा को बेहद ऐतराज है। जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? पंजाब में कांग्रेस का ड्रग्स और नशे के कारोबार का मुद्दा उठाना पीएम मोदी को नागवार गुजरा था, लेकिन यूपी के लिए बीजेपी के पैमाने बदल गए हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा में पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निशाने पर लिया। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पीएम के ऐसे आक्रामक तेवर और बयान ने राजनीति की बदलती भाषा की मिसाल दी है। पीएम पद की गरिमा के विरुद्ध उपहास की शैली ऐसी राजनीति को आमंत्रण दे रही है जिसे स्वस्थ राजनीति नहीं कहा जा सकता। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर खासकर जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संदर्भ में दिया है, मनमोहन सिंह ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गरिमा से नीचे बात कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की शैली पूरी भारतीय राजनीति में सबसे जुदा है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर लगातार जिस तरह से वो बोलते हैं और उनका जो वक्तृत्व कला है और जिस तरह से वो समा बांधते हैं, वो सबके लिए एक अजूबे की तरह होता है। उनका अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि खुद बीजेपी की राजनीति भी मोदी शैली से अलग रही है। इसकी मिसाल संसद में देखने को मिली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद लालकृष्ण आडवाणी को बताया गया कि विपक्ष के असहयोग की वजह से 2 अहम विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं। इस पर आडवाणी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी के नेताओं से कहा कि वो इसके लिए सोनिया गांधी से बात कर लेंगे। उनके जवाब पर सभी भौंचक्के रह गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और काफ़ी हद तक वो विपक्ष को एक दुश्मन की तरह लेते हैं। वहीं पर आडवाणी की ये प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है कि तमाम बीजेपी के नेताओं को आश्चर्य में डाल देगी।
संसद में बीजेपी सरकार को लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में स्वस्थ राजनीति करने की सीख दी। लालकृष्ण आडवाणी इससे पहले भी सदन न चलने देने के लिए अपनी पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। दरअसल राजनीति का वो दौर खत्म हो गया जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर आम राय से सरकार काम किया करती थी। सदन और जनसभाओं में एक दूसरे की नीतियों का विरोध हुआ करता था, लेकिन निजी तौर पर एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुआ करती थी। संसद में गतिरोध होने पर भी अहम बिल आपसी रजामंदी से पारित करा लिए जाते थे। लेकिन आज बात बात पर राजनीति से ज्यादा विद्वेष और घृणा का माहौल बनता जा रहा है। आरोप ये भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश और संसद से भी चुनावी भाषण देने से परहेज नहीं करते। राजनीतिक शिष्टाचार अब राजनीतिक दुर्व्यवहार में बदल गया है। राजनीति टीवी के रियलिटी शो में बदल गई है, जहां एक दूसरे को नेता अपनी भाषा और शैली से नोचते खसोटते नजर आते हैं। दरअसल किसी को भी सम्मान यूं ही नहीं मिलता, वो सम्मान अर्जित करना पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की वो गरिमा स्थापित की थी जो कम ही नेता अर्जित कर पाते हैं। लखनऊ से हारने पर वाजपेयी जी विजयी प्रत्याशी के घर मिठाई लेकर पहुंचे थे। राजनीति घृणार्जन के लिए नहीं होती। राजनीतिज्ञ के मायने अटल की तरह अज्ञात शत्रु होना है। लेकिन आज समाज को बांटने वाले नेताओं को 600 जवानों और एसपीजी के बीच रहना पड़ता है। सचमुच राजनीतिक शिष्टाचार के ही मायने बदल गए हैं, क्योंकि सत्ता के लिए वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की परंपरा चल पड़ी है। ऐसे में राजनीति के संस्कार भी बदलते जा रहे हैं। सचिन शर्मा, एपीएन। तो सौहार्द की राजनीति, दोस्त की राजनीति और एक दूसरे का सम्मान करने की राजनीति की परंपरा रही है भारत में, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये परंपरा देखने को मिलेगी। थोड़ी और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, इसके प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन राजनीति का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम पद पर एआईएडीएमके महासचिव शशिकला की ताजपोशी से पहले पार्टी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब तक शशिकला के आदमी कहे जाने वाले पूर्व सीएम पद से इस्तीफा दे देने वाले पनीरसेल्वम अब उनके खिलाफ खड़े हैं, बागी हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि तमिलनाडु की सियासत में आगे आखिर क्या होगा। क्या वाकई शशिकला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन पाएंगी या नहीं? शशिकला के रास्ते में मुश्किलें अभी कम नहीं हैं। कौन सी मुश्किलें हैं और शशिकला किस तरह से इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके की महासचिव वीके शशिकला राज्य में जारी सियासी रस्साकशी में कार्यकारी सीएम ओ पनीरसेल्वम पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। समर्थकों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की राजनीतिक विरासत की इस जंग में शशिकला के गुट ने 130 से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं बगावत पर उतारू पनीरसेल्वम ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा जरूर किया, लेकिन उनके दावे में राजनीतिक विश्लेषकों को दम नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच तमिलनाडु के विपक्षी पार्टी डीएमके स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। It is very shocking that the chief minister of a state has to come and say something like this. It's completely chaotic and there's so much of uncertainty clouding the government of Tamil Nadu today. The governor should intervene and settle this. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक तमिलनाडु की स्थिति पर केंद्र सरकार निगाह रखे हुए है और वो स्थिति की समीक्षा में जुटा है। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्र सरकार माहौल को भांप रही है। केंद्रीय सरकार केंद्रीय राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती है, लेकिन वेट एंड वॉच अप्रोच रूप में गवर्नर साहब को भी रुकवाया है, बॉम्बे में ही रहिएगा, चेन्नई नहीं जाने का करके। पनीरसेल्वम के दावे के बाद पार्टी महासचिव शशिकला ने विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में शशिकला ने 11 मिनट के अपने संबोधन में विधायकों से उनके साथ रहने की अपील की। उन्होंने गद्दारों को साजिश की सजा देने की बात भी कही। राज्य में मचे सियासी घमासान पर दोनों गुट के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। And also, what made you also come and join OPS and come away from the Shashikala? My conscience as a Amma loyalist. ADMK is intact with our Chinnamma Amma. Now she is our Amma. ADMK is intact. See, now Pope Pannirselvam is bluffing. बैठक के बाद शशिकला ने पार्टी मुख्यालय से बाहर आकर समर्थकों का अभिवादन किया। खबरों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के 134 में से 129 विधायक मौजूद थे, जबकि 2 विधायकों ने चिट्ठी भेजकर शशिकला के लिए अपना समर्थन जताया है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो तमिलनाडु की सियासत पल पल बदल रही है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शशिकला खेमे के 130 पार्टी विधायकों को चेन्नई के एक 5 स्टार होटल में ले जाया गया है। माना यह जा रहा है कि राज्यपाल विद्यासागर राव के वापस लौटने तक इन विधायकों को एक तरह से शशिकला के कब्जे में रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। शशिकला को ज्यादातर विधायकों सांसदों का समर्थन हासिल होने के बाद भी पनीरसेल्वम उन्हें लगातार चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और दरअसल इसके पीछे, जैसा कि शशिकला कह रही हैं, कि DMK फैक्टर है और स्टालिन नहीं चाहते हैं कि AIADMK की सरकार बने, और इसीलिए वो लगातार वो लोग जिन्होंने अम्मा की साड़ी का अपमान किया, जिन्होंने अम्मा की साड़ी पकड़कर घसीटा, वो लोग मुझे मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते और पनीरसेल्वम को अपनी कठपुतली बना रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने केंद्र पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया, और ये आरोप इसलिए भी लगा जब राज्यपाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार से इस पूरे स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे, तो कांग्रेस इस पूरे मसले पर केंद्र पर हावी हो गई और हमला करने लगी। इस बीच लेकिन शशिकला की जो तमाम मुश्किलें, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि शशिकला के खिलाफ यदि कोर्ट में फैसला आता है, क्योंकि अगले हफ्ते ही सुनवाई है, और कोर्ट में यदि उनके खिलाफ फैसला आता है तो वहां राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। तमिलनाडु की स्थिति पर हमने तमाम अपने एक्सपर्ट से अपने खास कार्यक्रम मुद्दा में बातचीत की, और वहां की सत्ता संकट पर हमने ये जानना चाहा कि आखिर क्या हो सकता है और क्यों ये स्थिति बनी है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की क्या राय है, देखिए। कि मेरे ख्याल से शशिकला के मुख्यमंत्री बनने के राह में राज्यपाल और शशिकला के बीच की दूरी आ गई है। अदरवाइज जो वहाँ की संख्या बल है, संख्या बल के आधार पे पनीरसेल्वम के पास गिन करके एक पनीरसेल्वम खुद और कोई एक विधायक और बताया जा रहा है जो उनके साथ है, बाकी कोई विधायक उनके साथ नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो सरकार है वहाँ की, वो सरकार के अंदर पनीरसेल्वम बैठे हुए हैं, और DMK चाहती है कि अगर पनीरसेल्वम के पास किसी भी तरह से 20, 22, 25 MLA भी आ जाएं तो वो उनको बाहर से समर्थन दे दे। ये अलग बात है कि वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार ऐसी चलेगी नहीं, और केंद्र सरकार भी ऐसा काम करने की परमिशन जो है वो नहीं देगी किसी को। अगर ऐसी स्थिति होती है बीच में कोई ऐसा माने पनीरसेल्वम जो है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ चंद दिनों में उनके खिलाफ जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उनके खिलाफ मान लीजिए शशिकला के अगेंस्ट हो जाता है, तो उनके ऊपर कुछ मतलब देखिए लीगल बार वो हो जाएगा, लीगल बार होगा। देखिए इसमें कोई संवैधानिक इस तरह का बार नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए जितने नेता हैं, जितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, MLAs हैं, अगर वो एक सहमत होके उनको ही चुन लेते हैं तो बाध्य होके हमारे गवर्नर को, राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ेगा नेता। देखिए मैडम, वहाँ हमारे राज्यपाल महोदय हैं, और राज्यपाल को संख्या, आज सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, संख्या बल अगर शशिकला के उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया, सारे लोगों ने सहमति अगर गवर्नर के पास चला गया और उनके साथ सारे विधायक हैं, तो ये संवैधानिक नियम है, और गवर्नर उनके साथ जो है जो न्याय करना है गवर्नर को न्याय करना। चलिए अब नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से केंद्र सरकार ने सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। 28 फरवरी 2017 के बाद दोनों के बीच के सभी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन को पहले मेलिंडा फाउंडेशन से फंड मिलता था, अब इसके लिए पूरा फंड केंद्र सरकार देगी। वीडियो बनाकर खराब खाने की शिकायत करने वाले BSF जवान तेज बहादुर यादव के परिवार का दावा है कि वो गायब हो गए हैं। उन्हें सामने लाने के लिए वो कोर्ट में गुहार लगाएंगे। परिवार का दावा है कि उन्हें तेज बहादुर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां हैं। यूपी में पहले चरण की वोटिंग में महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी का सियासी संग्राम जारी है। अखिलेश यादव ने बुलंद सिंह यादव को एक और झटका दिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी के चीफ व्हिप नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और सुखराम सिंह यादव के लिए पीछे की पंक्ति सीट अलॉट करने की मांग की थी। नरेश अग्रवाल की मांग को राज्यसभा अध्यक्ष ने मान लिया है। अब इन सांसदों को राज्यसभा में पीछे की सीट पर बैठना पड़ेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मोहल्ला क्लिनिक को बड़ी राहत दी है। LG ने सरकारी स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने को मंजूरी दे दी है। ऐसे करीब 300 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने हैं। हालांकि बैजल ने अपनी हरी झंडी के साथ ये शर्त भी लगाई है कि इसके लिए पहले संबंधित एजेंसियों से सरकार को NOC लेनी होगी।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस बेतस्ता सालिनी साहा का शव उनके फ्लैट पर पंखे से लटका मिला। शव आधा सड़ चुका था। हालांकि मामला खुदकुशी का है या कुछ और, इस पर अभी संदेह बरकरार है, लेकिन साहा के शरीर पर मारपीट के निशान किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सालिनी के कलाई की नस भी कटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। और आप देख रहे हैं देश की बात। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं या आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कोई खबर हम तक भेजना चाहते हैं, कोई फुटेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया के तमाम कनेक्शंस के साथ, तमाम लिंक्स के साथ हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर पेज है APN न्यूज़ इंडिया और हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9643106027 पर। आप हमारे फेसबुक पर भी अपनी बात, प्रतिक्रिया या अपना वीडियो, अपनी खबर डाल सकते हैं। APN न्यूज़ इंडिया है। और साथ ही आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है contact@apnlife.com। तो हमसे ज़रूर जुड़ें। और यदि आपके आसपास कोई भी खबर हो रही है, कोई भी घटना घट रही है और आप चाहते हैं कि APN पर दिखाया जाए, तो आप हमें इन तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स पर भेज सकते हैं। आप हमें DM कर सकते हैं। हमारे ट्विटर पेज को फॉलो करने के बाद आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं APN न्यूज़ इंडिया पर, और आपकी भेजी गई खबर को हम ज़रूर दिखाएंगे। और अब एक नज़र न्यायपालिका से जुड़ी कुछ बड़ी खबर पर। और आज जो ऐतिहासिक खबर बनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हम आपको बताएं। अपनी विवादित हरकतों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस CS कन्नन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया, बल्कि खुद 13 फरवरी को उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे सभी न्यायिक और प्रशासनिक काम वापस लेने का भी निर्देश दे दिया गया है। जस्टिस कन्नन ने प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में कई मौजूदा और पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और ये खबर सबसे पहले APN ने आप तक पहुंचाया था। और आज क्या कुछ रहा दिन भर अदालत की दुनिया में इस केस को लेकर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यही है वो तथाकथित चिट्ठी जिसने जस्टिस CS कन्नन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई इस चिट्ठी में जस्टिस कन्नन ने कई मौजूदा और पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और PM से कार्रवाई की मांग की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तथाकथित चिट्ठी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जस्टिस कन्नन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे, ताकि ये संदेश जाए कि कोर्ट अपने खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा कि हमें बड़ी सावधानी से कोई कदम उठाना होगा ताकि आगे ये नजीर बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कन्नन के न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए हैं। कोर्ट ने जस्टिस कन्नन को सभी न्यायिक फाइलें तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जस्टिस कन्नन को 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने किसी मौजूदा जज के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सुनवाई की हो। जस्टिस कन्नन ने तथाकथित तौर पर अपने लेटर हेड पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि नोटबंदी से देश में भ्रष्टाचार में कमी आ रही है, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जारी है। जस्टिस कन्नन ने चिट्ठी में 20 मौजूदा और पूर्व जजों के नाम भी लिखे थे। उन्होंने चिट्ठी में न्यायपालिका से जुड़े कुछ कानूनी अधिकारियों के नाम भी लिखे थे और कहा था कि इन अधिकारियों से 3rd डिग्री तरीके अपनाकर पूछताछ की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जस्टिस कन्नन पहले भी विवादों में रहे हैं। जस्टिस कन्नन ने 2011 में मद्रास हाई कोर्ट में साथी जज के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर आरोप है कि 2014 में मद्रास हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर वो तत्कालीन चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुस गए थे और बदसलूकी की थी। 2016 फरवरी में जस्टिस कन्नन ने खुद को मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट भेजे जाने के तबादले के आदेश पर खुद ही स्टे लगा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने ये आदेश जारी कर गलती की क्योंकि वे मानसिक रूप से परेशान थे। यूं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संविधान में प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 129 और 142(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करने और सजा देने का अधिकार है। साथ ही अवमानना कानून 1971 की धारा 16 के तहत न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ अवमानना का प्रावधान है। हालांकि जस्टिस कन्नन की चिट्ठी में जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वे आपराधिक अवमानना का मामला बनते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दीवानी अवमानना के तौर पर ही कार्रवाई शुरू की है। लेकिन बुधवार की कार्रवाई से स्पष्ट है कि ये आपराधिक अवमानना का मामला बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और हमेशा की तरह एपीएन ने सबसे पहले आपको इस खबर को पहुंचाया आप तक। आपको बता दें कि एपीएन ने 24 जनवरी को सबसे पहले जस्टिस सीएस कर्णन मामले को आप तक पहुंचाया था। जस्टिस कर्णन का मामला आज दिन भर एपीएन पर फिर छाया रहा। आइए सुनते हैं एपीएन पर हुई चर्चा में भाग ले रहे विशेषज्ञों का क्या कहना है इस मुद्दे पर। देखिए, ये अदालत के सामने जब वो अपीयर करते हैं तब वो क्या कहते हैं इस पर निर्भर करेगा क्या एविडेंस आता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस गंभीर मामले पर विचार करेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के आरोप जजेस के ऊपर लगाए जाएं और आरोप लगाने वाला एक सिटिंग जज हो। सबसे जरूरी बात इसमें केवल ये है कि जब आप कोई इस तरह के मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं या जब इस तरह का कोई आप आरोप लगा रहे होते हैं, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के ऊपर और यहाँ तक कि चेन्नई हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल हैं अभी तक, और उनके ऊपर जिनके नीचे इन्होंने काम किया हुआ है, और आपने जो तथ्यहीन आरोप लगा दिए, मान लीजिए अगर आपने आरोप लगाए हैं उस आरोप में कुछ दम है फिर तो कोई बात नहीं है। अगर इनके पास, कर्णन के पास कोई सबूत हो इन आरोपों के पक्ष में तो फिर कोई बात नहीं है। मगर उन्होंने पत्र में ही लिखा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर इसकी जांच की जाए और जजेस को 3rd डिग्री दिया जाए तब जाके वो बताएंगे। अब आप बताइए कि इसका मतलब कि कोई सबूत नहीं है और बिना उसके आधार पर इन्होंने बोला है। सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई न्यायाधीश जो कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो वो ऐसी हरकत कर सकता है। देखिए, वो ऐसे चर्चित जज हैं जिन्होंने अपने ही मामले में, अपने ही केस के मामले में उन्होंने उस पर रोक लगा दिया, फिर बाद में उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ ही लिख दिया। कई बार उन्होंने ये भी धमकियां दी कि मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत अपने प्रोटेक्शन के लिए मैं दावेदारी करूंगा। ये सब चीज़ें देखिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट जज एक संवैधानिक अधिकारी, वो न्यायाधीश है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसका कोई देखिए एम्प्लॉयर नहीं रह जाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वारंट के जरिए उसको अपॉइंटमेंट जारी करता है और इसके बाद गवर्नर उसको दिलाता है या उसके बिहाफ पर कोई चीफ जस्टिस एथोराइजेशन पर दे जाता है, उसको उसमें शेड्यूल जो दिया हुआ है संविधान में उसमें वो दिलाया जाता है। और अदालत की दुनिया की हर खबर को बहुत बारीकी से हम आपके सामने रखते हैं और इस खबर को भी हमने आपके सामने रखा और हमने जैसे ही ये खबर आई थी आप तक पहुंचाई। सबसे पहले कर्णन की चिट्ठी भी आपके सामने हमने रखी और हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि कर्णन की सारी न्यायिक गतिविधियां जो हैं वो उनसे वापस ली जा सकती हैं और आज वही हुआ। और एपीएन हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरता है और इसी वादे के साथ अब दूसरे खबर पर बढ़ें। सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2000 परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के काम में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के करीब 45,000 लोगों की जमीन ली गई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से प्रभावित परिवारों को आज कुछ राहत मिली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 681 प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 60 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 1358 परिवारों को प्रति परिवार 15 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कोर्ट ने 2 महीनों में सारा मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावित परिवारों को 31 जुलाई तक जगह खाली करनी होगी। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि 3 महीनों के भीतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन का काम पूरा हो जाना चाहिए। 1358 विस्थापित परिवारों को जो पहले मुआवजा मिल चुका है वो 15 लाख रुपए में से घटा दिया जाएगा। इस तरह कोर्ट ने सभी लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि काफी लोग जमीन लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों को बंजर जमीन नहीं दे सकती, या तो सरकार लोगों को दुगना मुआवजा देने की व्यवस्था करे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कानूनी मसले से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे ना तो लोगों को फायदा होगा जिनकी जमीन चली गई है और न ही सरकार को। बेहतर ये होगा कि राज्य सरकार और नर्मदा बचाओ आंदोलन कोई योजना और प्रैक्टिकल समाधान लेकर कोर्ट आए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो नोटबंदी का असर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा में भी देखने को मिला। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की आस लगाए लोगों को झटका दे दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में बिना कटौती किए उसे 6.25% पर बनाए रखा है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 5.75% पर बनाए रखा गया। हालांकि बैठक में बैंकों से नकदी निकासी को लेकर लोगों को राहत देने का फैसला किया गया है और जल्द ही आप अपने
बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये तक की नकदी निकाल सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में ये सीमा अब हटा दी जाएगी और अब चाहे जितना चाहें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि आरबीआई ने 90 दिन के बाद भी ये बताने में असमर्थता जताई कि आखिर कितना पैसा बैंकों में जमा हुआ। मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 6.25% पर कायम रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान भी घटा दिया है और इसे इस वित्तीय साल के लिए 6.9% रखा गया है, जबकि अगले वित्तीय साल में इसके 7.4% रहने का अनुमान है। इससे पहले पिछले साल 7 दिसंबर को पेश की गई समीक्षा में आरबीआई ने देश की आर्थिक विकास दर को 7.1% रहने का अनुमान जताया था। लोगों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। 20 फरवरी से बचत खाते से आप 50,000 रुपए निकाल सकेंगे, जबकि 13 मार्च से बचत खाते से निकासी पर कोई सीमा नहीं रहेगी। फिलहाल सेविंग अकाउंट से एक हफ्ते में 24,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। Effective from 20th February 2017, the limits on cash withdrawals from the savings bank accounts will be enhanced to rupees 50,000 per week from the current limit of 24,000 rupees per week. Effective from 13th March 2017, there will be no limits prescribed by the Reserve Bank on cash withdrawals from savings bank accounts. हालांकि आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती न करने के फैसले के बाद भी लोगों की ईएमआई घट सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने उम्मीद जताई है कि रेपो रेट नहीं घटाने के बाद भी बैंक कर्ज दरों में कटौती कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का अहम साथ मिला है। अमेरिका के नेतृत्व में तीनों देशों ने पठानकोट और संसद पर हमले के आरोपी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन ने इस बार भी इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। आखिर क्या वजह है कि चीन मसूद अजहर को बार बार भारत का विरोध करता रहा है मसूद अजहर के मसले पर, और चीन के पीछे इसकी खास रणनीति है, और वो रणनीति क्या है देखते हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बचाने के पीछे चीन के अपने हित छिपे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों चीन इस आतंकी को बचा रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीओके से गुजरने वाला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक एक अहम योजना है। चीन को डर है कि अगर वो मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की मुहिम में साथ देता है तो पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस परियोजना के खिलाफ हो सकते हैं। भारत का दलाई लामा को समर्थन। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को भारत का समर्थन चीन को हमेशा से खटकता रहा है। ऐसे में चीन मसूद अजहर के पक्ष में खड़ा होकर भारत को संदेश देना चाहता है। भारत की तरक्की। एशिया में चीन के साथ भारत एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। भारत के बढ़ते कदम से चीन को इस क्षेत्र में अपना दबदबा खतरे में पड़ता दिख रहा है, इसलिए भी वो भारत के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहता। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 8 फरवरी को 1897 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जन्म हुआ था, और 8 फरवरी 1952 में महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्ष बनी थीं। 8 फरवरी 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी, और 8 फरवरी 1994 को क्रिकेटर कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली का सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। और 8 फरवरी कुछ और वजहों से भी बेहद अहम है। शेर व शायरी और गजल गायकी के क्षेत्र में आज का दिन बेहद खास है। गजल को अपनी गायकी से आम आदमी को की आवाज बनाने वाले जगजीत सिंह का आज के दिन ही जन्म हुआ था, और आज ही शेर व शायरी के चमकते सितारे निदा फाजली ने दुनिया को अलविदा कहा था। लेकिन जगजीत और निदा फाजली की जो जोड़ी थी उसने बेशुमार गजलें गजल प्रेमियों को दी, जो कि आज भी हमारे जहन में, हमारे दिल में ताज़ा हैं। और जगजीत सिंह के लिए क्या कुछ कहा जाए और निदा के लिए भी क्या कहा जा सकता है। कुछ भी कहने से अच्छा है कि उनकी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत उनकी लिखी हुई गज़ल को सुनते हैं, जगजीत सिंह की आवाज़ में निदा फाजली को। और मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए देश की बात।